हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे, उसी में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हमको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं तो उसकी हमें कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या होता है? पहला केस तो हम पढ़ चुके हैं, क्या a1/a2 अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। पढ़ चुके हैं ये तो हम, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, और नहीं पढ़े तो दोबारा याद कर लीजिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा केस, अगर a1/a2 क्या हो जाए? अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन क्या आता है? सॉल्यूशन क्या आता है वही पढ़ चुके हैं। कैसे निकालते थे? वही b1 b2 ऐसे नीचे लिख के, फिर c1 c2, फिर a1 a2। ठीक है ना, a1 a2 और फिर दोबारा से b1 b2 ठीक है, x अपॉन क्या b1 c2 x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x ये किसके नीचे है? y के, और ये 1 के नीचे। ठीक है, y के नीचे क्या आएगा? c1 a2 माइनस c2 a1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, x कैसे निकल जाएगा? इसको इसके बराबर रख लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। y इस तरीके से निकालते थे ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर a1/a2 हमारा किसके बराबर हो जाए? ठीक है, अगर b1/b2 के बराबर हो जाए। एक तो है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर ये बराबर हो गया, अगर ये नॉट इक्वल टू की बजाय इक्वल टू हो जाए, तो क्या होगा? तो इसमें दो केस बनते हैं। कितने? दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि पहला केस तो ये बनता है कि a1/a2 वो जो है बराबर हो जाए b1/b2 के, और ये बराबर हो जाए, और ये बराबर हो जाए किसके? c1/c2 के। c1/c2 मतलब ये कांस्टेंट टर्म जो है ये, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनता है? a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है ही, ठीक है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू क्या है? c1/c2। ठीक है, इनको समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3y, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में आप करके देख लीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, ठीक है, और इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इसका एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, तो अगर ये हो तो क्या होता है? तो होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, मतलब ग्राफ पेपर पे जब हम पढ़ते थे तो क्या होगा? एक लाइन आ जाएगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, बिल्कुल उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी तो क्या हो जाता था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते थे, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो वो कहाँ पे एक दूसरे को पूरी की पूरी लाइन पे ही कट करेंगी। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब अनगिनत। इनफाइनाइट मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। इसलिए सॉल्यूशन भी कितने आते थे? हमारे इनफाइनाइट आते थे। इसलिए अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। चाहो तो आप इन दोनों, देखो ये दोनों एग्जांपल लिए हैं। a1/a2 क्या है? 2/4, b1/b2 क्या है? 3/6। पहले इक्वल टू नहीं लगाते हैं, चलो इक्वल टू नहीं लगाते, पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, और तीसरा क्या है? 5/10। अब देखो 2/4 क्या है? 1/2, 3/6 क्या आ गया? 1/2 आ गया, 5 ये 5 2 जाकर ये भी 1/2, तीनों इक्वल एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस एग्जांपल मैंने लिया था ना ये। और अगर आप इनके ग्राफ बनाएंगे, अगर आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो दो लाइनें ऐसी बन के आएंगी कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, अब ये दूसरा देख लेते हैं। इसी का दूसरा केस, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देख लो 2/4, ये 3/6 हो गया b1/b2, और c1/c2 क्या हो गया? 5/7। ये तो क्या इतना हो गया? 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन ये 5/7 आया। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है? तो हमारा आता है नो सॉल्यूशन। क्या आता है? नो सॉल्यूशन।
लो सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन को हम एक और चीज़ कहते थे, आपको याद होगा क्या कहते थे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। क्या जो गिवन इक्वेशंस हैं ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट क्या आए तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, शायद हिंदी में समांतर रेखाएं कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं उनको, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि दो लाइन है इस तरीके से कि उनकी दूरी हमेशा क्या है, दोनों की दूरी हमेशा क्या है, बराबर रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे आपकी कॉपी जो आपकी लाइन वाली कॉपी होती है, जो लाइन वाली आपकी कॉपी होती है, उनकी जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने कॉपी लेके आ गया हूँ, देखो ये लाइन होती है ना कॉपी में, ये क्या होती है, पैरेलल होती हैं। मतलब अगर मैंने एक लाइन ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है ना, इसी के ऊपर लाइन खींच ली, और एक लाइन ये ले ली, ठीक है। तो ये दो लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे आप इनको कितना भी लंबा ले जाएं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्या है, PARALLEL, पैरेलल। इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये जितनी भी रेखाएं खिंची हुई हैं ये कॉपी पे, जितनी भी ये सब एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। कोई भी दो रेखाएं ले लो, चाहे एक ये ले लो, चाहे एक ये ले लो, ये दोनों एक दूसरे के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होंगी, ये वाली दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट हमेशा किसे कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं। किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशंस इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कब हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन हो कहाँ से जाएगा, पैरेलल लाइन से कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शो डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 5y इक्वल टू 17, 5x + 3y इक्वल टू 14 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हमको दी हुई हैं, इनका क्या प्रूफ करना है, शो डेट मतलब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और फिर उस सॉल्यूशन को फाइंड भी करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2। अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये हमेशा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसका ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो A1/A2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल लेंगे, और तो हम ये दिखा देंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वाली इक्वेशन को लिखा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे लैंग्वेज के साथ, गिवन इक्वेशंस आर, क्या दी हुई हैं, पहली वाली को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, 2x + 5y - 17 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी को लिख लिया 5x + 3y - 14 इक्वल टू 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब क्या कंपेयर कर लेंगे किससे, जो हमारी, अब हमें A1/A2 निकालना पड़ेगा, तो A1/A2 है क्या, ये भी तो दिखाना पड़ेगा पहले, क्योंकि A1/A2 क्वेश्चन में दिए नहीं हुए, तो हमको क्या करेंगे, मानने पड़ेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहले तो इनको 1 2 मान लो, 1 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0 एंड A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, A1 इससे कंपेयर कर रहे हैं और A2 इससे कंपेयर कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर कर रहे हैं इसी ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा गया है, इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2 लिखा गया है, फिर ये लिखा गया है, फिर ये लिखा हुआ है, मतलब इक्वेशन 2 को इससे नहीं कर रहे हैं और इक्वेशन 1 को इससे नहीं कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन 1 लिखा हुआ है तो इससे कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंपेयर कर लिया तो हमारा A1 A2 C1 निकल के आ जाएगा, ठीक है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकल के आ जाएगा। तो इस वाली को पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो A1 क्या आ जाएगा, वी हैव लिख दो, वी हैव A1 क्या निकल के आ जाएगा, A1 हमारा 2 निकल के आ जाएगा, B1 हमारा 5 निकल के आ जाएगा और C1 मेरा -17 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से A2 मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, B2 मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, C2 मेरा -14 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दिखाना है, ये दिखाना है हमें, ठीक है, ये दिखाना है, इसको दिखाते ही हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि इनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो A1/A2 इजकल टू क्या है, 2/5, ठीक है, एंड B1/B2 क्या आ जाएगा, ये B1/B2 क्या आ जाएगा, ठीक है, 5/3, ठीक है। यहाँ पे नाउ लिख देना, लिखना हो तो नाउ, ठीक है। नाउ A1/A2 ये है और B1/B2 हमारा ये है, ठीक है। इट इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 वो नहीं बराबर नहीं है किसके, 2/5 5/3 के बराबर है, नहीं है, तो किसके बराबर नहीं है, वो B1/B2 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो हमको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं उनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये लिख देंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ यहाँ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सवाल का पहला पार्ट तो हो गया, इसको आप डब्बे में बंद कर देना क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, उस सॉल्यूशन को फाइंड करना है, सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या लिख लेंगे, देखो ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से फाइंड कर लेते हैं। पहले 5 y का कोफिशिएंट लिख लेते हैं 5 3, ठीक है, क्या लिख लिया 5 3, फिर x का कोफिशिएंट क्या है, नहीं सॉरी, फिर इधर आते हैं -17 -14, तो -17 -14, फिर किधर जाते हैं, फिर 2 5 लास्ट में दोबारा से क्या 5 3, ये वाले किसके नीचे आता है, ये वाला x के नीचे आता है, ये वाला y के नीचे आता है और ये वाला 1 के नीचे आता है, ठीक है। फिर इसको लिख लेंगे जैसे लिखते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते थे, x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 × -14 कितना होता है, -14 5 70 होता है ना, और -70 माइनस क्या हो जाएगा, 3 × -17 यानी कि -51, तो -51 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x अपॉन आ गया, ठीक है। ये y अपॉन क्या आ जाएगा, -17 × 5, -17 × 5 कितना होता है 85, ठीक है ना, तो -85, ठीक है। 20 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए, ठीक है, माइनस और माइनस क्या है, और 30 तक टेबल याद कर लो तो और अच्छी बात है, -14 × 2 कितना हो जाएगा, -28, ठीक है, जो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 2 3 6 माइनस 525, ठीक है, -75 85 -14 570, हाँ सही किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू पता लगा लेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रख दिया, फिर वो x निकल आएगा, इसको इसके बराबर रख दिया तो y निकल आएगा। तो x कितना निकल आएगा देख लो जल्दी से, आप कर लेना कैलकुलेशन, मैं जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -70 और +51 हो जाएगा, तो +51 कितना हो जाएगा, 70 में से 51 चले जाएंगे और जो आएगा माइनस का आएगा पहली बात तो, क्योंकि बड़ा माइनस बड़ा है, तो 70 में से 51 गए तो कितना हो गया 60 70 20 में से 1 हो गया 19, ठीक है। और 6 - 25 कितना होता है, ये भी 19 ही हो जाएगा शायद, 20 हाँ 19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा, तो x मेरा कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y मेरा कितना आ जाएगा, नीचे तो -19 है ही है, इसके ऊपर क्या चला जाएगा, ये -85 + 28, 85 में से 28 माइनस का आएगा, तो 85 में से 28 गए, तो 85 में से 20 गए तो कितना बचा 75 65 बचा, 65 में से 5 8 और चले गए, यानी कि 60, और 60 में से 3 और गए 57, ठीक है। तो 19 3 या 57, तो
तो एक्स मेरा 1 आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिख देना। ये कैलकुलेशन मैं जल्दी करके दिखा दिया। आप क्या करना, इसको इसके बराबर रख के दिखा देना, फिर एक्स निकाल लेना, फिर इसको इसके बराबर रख के दिखा देना, फिर वाई दिखा देना टीचर को निकाल के, फिर लास्ट में लिख देना 10 क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यू पता लगाओ फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसके लिए ये वाली इक्वेशन का जो सिस्टम है हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इन वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको किसकी वैल्यू पता लगानी है, के की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, CBSE 2019 में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले से ही दे रखा है क्या है, यूनिक सॉल्यूशन ये दे रखा है हमको। इसका मतलब क्या होगा, A1/A2 किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू होगा किसके, B1/B2 के। ठीक है, अभी तो रफ में करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, K/3 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1/B2। ठीक है, पहले तो इसको इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या 3 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 10 क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस का हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन जाएंगी, एक kx + 2y - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 6y - 10 इक्वल टू 0, ये बन जाएंगी। ठीक है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, K/3, B1/B2 क्या हो जाएगा 2/6। ये नॉट इक्वल टू दे रखा है हमको। ठीक है, तो के हमारा किसके बराबर, के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 नॉट इक्वल टू के उधर जाएगा। ठीक है, जब नॉट इक्वल टू लिखा रहता है तो उसको भी हम वैसे ही मतलब कैलकुलेशन तो वैसे ही करते हैं जैसे इक्वल टू लिखा हो। ठीक है, तो 3 नॉट इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2/3 क्या होता है, 2/6 क्या होता है 3 से 3 कट गया, तो के हमारा क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब के जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तब तो इन इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब के की वैल्यू 1 ना हो, बाकी कोई भी हो। ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी हो, सब वैल्यूज़ के लिए के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो। मतलब ये है कुल मिला के, रियल नंबर लाइन पे बस एक 1 की वैल्यू छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और बाकी कोई भी वैल्यू ले लो के की, आप चाहे वो 2 ले लो, चाहे 3, चाहे 1.5, चाहे पाई ले लो। ठीक है, के की कोई भी वैल्यू ले लो, सबके लिए क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बस किसके लिए नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ सबके लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बस के इज़ नॉट इक्वल टू 1 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हमको उस सवाल में करके दिखाना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, गिवन इक्वेशंस आर जो दी हुई इक्वेशंस है वो हैं क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, kx + 2y - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 6y - 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ 1 मान लिया, इसको फिर से 2 मान लिया, फिर वही कहानी लिखेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद a1x, पहली वाली को किसके साथ करेंगे, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी वाली को किसके साथ करेंगे, a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि पहली को उसके साथ किया, दूसरी को उसके साथ किया, तो आगे क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे ठीक है, तो हमको क्या आएगा, वी हैव, कंपेयर करने पे a1 v1 और a1 v1 c1 a2 v2 c2 की वैल्यू हम सीधी लिख देंगे। a1 हमारी क्या हो जाएगी, a1 को इससे किया था, a1 हमारा k हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा, b1 हमारा 2 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, यहाँ से a1/a2 निकाल लेंगे। नाउ a1/a2 इक्वल टू क्या होता है, k/3 आ जाएगा, एंड क्या है, b1/b2 क्या आ जाएगा, b1/b2 2/6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो लिखेंगे सिंस चूँकि या फिर क्योंकि। ठीक है ना, क्योंकि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है पहले से ही, सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन।
चूँकि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो है उनका जो है क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए देयरफॉर इसलिए क्या होगा, A1/A2 क्या है, वो नॉट इक्वल टू होगा हमारा B1/B2 के, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो चूँकि उनका यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए ये हमारा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है। इसका मतलब A1/A2 की वैल्यू क्या है, K/3 निकल के आई थी, तो K/3 किसके बराबर होगा, B1/E2 यानी कि 1/3 के बराबर होगा। और सॉल्व कर लेंगे तो K/3 किसके बराबर किसके नॉट इक्वल टू होगा, अरे यार 3 नीचे हटा ले, K इंटू 3, ठीक है, 3 को उधर पहुँचा दिया, इसका मतलब K नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो K की किन वैल्यूज़ के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो K की किस 1 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज़ के लिए क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या, हैंस, क्या लाइन लिख देंगे, ध्यान से देखना, हैंस इसलिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है उनका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। विल हैव, ये विल हैव या सीधा हैव लिख दो, द सिस्टम इक्वेशन हैव, सॉरी हैव नहीं, हैज़ आएगा, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। कब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, K की सारी वैल्यूज़ के लिए। मैंने भी अभी आपको नंबर लाइन बना के दिखाई थी ना, देखो ये बना के दिखाई थी कि केवल 1 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज़ के लिए होगा, ठीक है। केवल 1 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और बाकी सब जगह K की वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ K, ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ K, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ K, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ K। तो इनका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा सभी वैल्यूज़ K के लिए, केवल 1 को छोड़ के, मतलब 1 पे सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी हर जगह। ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी आपका सवाल पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो याद कर लें, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी इक्वेशन, हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, जो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा K की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, K की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए होगा एक्सेप्ट 1, केवल 1 को छोड़ के, ठीक है, ये मतलब है इसका। शो डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनको हमें क्या दिखाना है कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो बराबर होता ही था, और ये बराबर किसके होता था, C1/C2 के इक्वल होता था, ठीक है। तो हमारे कितने होते थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते थे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछला वाला सवाल किया है वैसे ही करना है। बस इसमें क्या करना है, दोबारा उनको पहले तो दोबारा से लिख लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, फिर इनको कंपेयर करना है किससे, वही 2 इक्वेशन है, A1x + B1y + C1, जैसे अभी कंपेयर करा था हमने पिछले में, ये किया था ना, कंपेयर किया था, देखो ये दोबारा लिख लिया था, पहले तो इक्वेशन गिवन इक्वेशंस आर, फिर इनको कंपेयर किया था, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इन दोनों से कंपेयर किया था, फिर हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल ली थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला सवाल करना है, ठीक है। तो इनसे कंपेयर कर ले दिया, कंपेयर करके हमने क्या कर लिया, लास्ट में हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको फिर क्या कर लेंगे, A1, उसके बाद A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम ये दिखा देंगे कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ये दिखा देंगे। तो ये हमारा ये जैसे ये दिखा देंगे तो हमारा फिर लास्ट में लिख देंगे क्या, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। या फिर सीधा लिख देंगे इट इंप्लाइज दैट गिवन सिस्टम ऑफ गिवन सिस्टम से पहले गए यहाँ पे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एक बार ये दिखा दिया, लास्ट में क्या लाइन लिख देंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बस ये लाइन लिख देनी है, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। मतलब आपको क्या करना है, A1/A2 अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मतलब आपने क्या किया, सॉरी देखो फिर से दिखाता हूँ
A1 अपॉन A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू पता लगा ली। फिर आपको A1 अपॉन A2 अलग से निकाल लिया आपने, इसी तरीके उसको कुछ मान लिया, इक्वेशन मान लो 3 मान ली। फिर B1 अपॉन B2 अलग से निकाल के दिखा दिया, उसको कुछ इक्वेशन 4 मान लिया। फिर C1 अपॉन C2 निकाल के दिखा दिया, उसको कुछ इक्वेशन 5 मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, इक्वेशन 3 और 5 से क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाएगा। इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, ये और ये, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमको क्या पता लगाना है, के की वैल्यू पता लगानी है। तो पहले से ही दे रखा है कि पहले से ही क्या दे रखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ये हमको दे रखा है पहले से ही। CBSE 2019 में सवाल आया। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहला काम तो ये करना होता है। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, फिर वही कंपेयर कर लेंगे किससे, A1x प्लस B1y। तो उन सबसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, उससे कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे, A1 B1 C1 A1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार A1 B1, ठीक है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लिए। फिर क्या दिया हुआ है हमको, क्योंकि ये दिया हुआ है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हमारा A1 अपॉन A2 वो बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, वो इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, उनको हम इसमें रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी A1 की वैल्यू, A1 किससे, इसको कंपेयर करके निकलेगा 2, इसका कोएफिशिएंट यानी A की वैल्यू 2 आएगी। A2 की वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन K प्लस 1, और B1 की वैल्यू क्या आएगी 3, B2 की वैल्यू क्या आएगी 2K माइनस 1, और C1 की वैल्यू 7 नहीं आएगी। ठीक है, 7 क्यों नहीं आएगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अभी हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो इस C1 की वैल्यू क्या आएगी -7। इसी तरीके से C2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 4K प्लस 1 आएगी, क्योंकि C2 इधर आएगा। ठीक है, इक्वल टू के इधर। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। अब इससे हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किन्हीं भी दो को कर लो, इक्वल कर लो। तो इन दोनों को पहले को हमने इक्वल कर लिया, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन K प्लस 1 हमारा किसके 3 अपॉन 2K माइनस 1 के बराबर हो गया। इस 2K माइनस 1 को जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये K प्लस 1 इक्वल टू के इधर जाएगा तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2K माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 इंटू K प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2K माइनस 1 क्या हो जाएगा 4K माइनस 2 इक्वल टू 3K, 3 को K प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3K प्लस 3। ठीक है, 4K में से 3K चले गए, 3K को उधर लिया है, इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4K माइनस 3K, और माइनस 2 को उधर ले गए तो 2 प्लस 3। ठीक है, तो 4K माइनस 3K क्या हो जाएगा K, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। K की वैल्यू 5 निकल के आ गई। ठीक है, अच्छा A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जब वैल्यू निकालने के बाद इस कंडीशन को लिखेंगे। तो इससे पहले एक लाइन क्या लिखेंगे, सिंस, चूँकि क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये लिख देना, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, चूँकि जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2 के, इसलिए वो इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2 के। ठीक है, समझ में आ गई। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है, कंपेयर करना है, जैसे कंपेयर करते थे हम। ठीक है, A1 किससे, ये कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यहाँ ये कंपेयर किया, A1 A2 B1 B2 ये सब निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये लाइन लिखनी है, चूँकि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चूँकि जो हमको इक्वेशंस दी गई हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए A1 अपॉन E2 वो इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2 के, वो इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2 के, इसलिए A1 अपॉन E2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, और वो बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। आगे बस इसमें A1 A2 की वैल्यू रख देनी है, आगे ये वैल्यूज आ जाएंगी, आगे और सॉल्व करते रहना है, आपको लास्ट में K इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और से रिलेटेड और इसके जैसे ही सवाल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।